हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। राम राम। अपना टॉपिक चल रहा था जलवायु। कौन सा टॉपिक चल रहा था? जलवायु। भारत की जलवायु टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसके अंदर हम चर्चा कर रहे थे। कल मैंने जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक लिखाए थे। क्लियर? अब चल रही हैं संकल्पनाएं, ठीक है, परिकल्पनाएं चल रही हैं, जिनके बारे में क्या बातें हैं करते हैं अपन। बेटा बिल्कुल, अब लास्ट में आइए, बंद कर देगी वो। ठीक है। भारत की जो जलवायु है वो कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और ये शब्द जो है उष्णकटिबंध और मानसून, उष्णकटिबंध में आपको बता चुका कि भारत जो है वो कौन से क्षेत्र में पड़ता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। बोला है या नहीं है? यहाँ है भारत। ऊपर का जो इलाका पड़ता है वो कैसा पड़ता है? शीतोष्ण। ये बात भी क्लियर की कि ऊपर वाला जो इलाका उत्तरी भारत है वो शीतोष्ण में है, और जबकि दक्षिणी भारत किस में है? उष्णकटिबंधीय। लेकिन पूरे भारत को जो लिया जाता है वो सिर्फ उष्णकटिबंध में लिया जाता है। अगला शब्द लिखा मानसून जलवायु। तो मानसून कैसे है? तो मैंने बताया कि कई क्षेत्रों के अंदर जो है हाई प्रेशर पैदा होता है। क्या प्रेशर होता है? हाई प्रेशर। ऊपर भी ठंडे इलाकों में क्या होता है? हाई प्रेशर। और बिल्कुल बीच में जो है वो कैसा रहता है? लो प्रेशर। अरे क्या रहता है? लो प्रेशर। तो हमारे इधर से मानसून हाई टू लो की तरफ चलता है, तब वर्षा होती है, और फिर वापस से हाई से किसकी तरफ जाता है? लो की तरफ, फिर वर्षा होती। कल हमने चर्चा की थी इस बात के बारे में, जिसमें ये वाला तो हमने बताया था भारत में प्रवेश करता हुआ मानसून, और ये बताया भारत में लौटता हुआ मानसून। फिर ये बताया था कि भाई ये उच्च दाब और निम्न दाब कैसे बनता है। कल मैंने चर्चा की थी संस्थापित परिकल्पना की, जिसमें मैंने बताया था कि बीच में मध्य में लो प्रेशर इसलिए रहता है। लो प्रेशर वही होता है जो गर्म होता है। सूर्य की किरणें पड़ने के कारण बीच के अंदर जो है मिट्टी होती है। अरे भारत के क्षेत्र में क्या है? मिट्टी। मिट्टी होने के कारण वो मिट्टी तुरंत क्या होती है? गर्म। गर्म होने के अंदर जो है क्या बन जाता है? सीधा न्यून वायु दाब। स्थल जो है ग्रीष्म ऋतु में गर्म होने के कारण जो है क्या बन जाता है? निम्न वायु दाब, लो प्रेशर। समुद्र के अंदर जो जल होता है, जल बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है, समय लेता है। क्लियर? और ठंडा भी जो क्या होता है? बहुत समय लेता है। क्लियर? तो लेने के कारण जो है यहाँ पर क्या बना हुआ रहता है? हाई प्रेशर। बोले साहब ये गर्म ठंडा यहाँ पर क्यों? तो भाई साहब ये समुद्र है, और मैंने बताया कि सूर्य जो चमकता है वो सीधा बताइए किन पर चमकता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, तभी तो इसका नाम है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो यहाँ पर पानी तो गर्म होना चाहिए, हाई प्रेशर होना ही नहीं चाहिए। अरे तो भाई पानी गर्म होता है, लेकिन बहुत समय बाद में जाकर के गर्म होता है, इसलिए यहाँ से आने वाली जो हवाएं, ठंडी हवाएं। और मैंने कल आपको एक बात और बताई थी कि जब पवनें जो होती हैं वो अपने जन्म स्थान जहां से वो आती हैं, कल आपको लिखवाई थी कि पवनें जो हैं, ये लाइन लिखवाई नहीं क्या यार? वो लिखवाई होगी मैंने। पवनें अपनी उत्पत्ति स्थान मारक के गुण लेके आती हैं, और पवनें नीचे कैसी चल रही हैं भाई साहब? ठंडी। तो अपनी उत्पत्ति का ही लेके आएगी। जब उष्णकटिबंध में चलो तो भी कैसी चलेगी? ठंडी। और ठंडी होने पर कैसा हो गया? हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर बनने के कारण ही हमारे भारत में क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। इसलिए क्या बोल दिया? मानसून जलवायु। कल दोनों बातें की थी, जिसमें संस्थापित जो है परिकल्पना पढ़ी थी हमने, और अब नेक्स्ट परिकल्पना हम पढ़ेंगे कि भाई बीच वाला जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण परिकल्पना, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस हाइपोथेसिस। जो मध्य वाला भाग होता है इसकी चर्चा की जा रही है, ITCZ। इधर देखना, यस, ये बीच वाला भाग। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, अर्थात कौन सी पेटी? शांत पेटी। ये ऊपर वाला 5 डिग्री 5 डिग्री या 10 डिग्री 10 डिग्री बोल सकते हैं, ये वाला भाग। फिर हमने कितना बोला? 30-30 डिग्री। फिर कितना बोला? 60-60 डिग्री। फिर कितना बोला? 90-90 डिग्री।
क्लियर? यस। लिखेगा नंबर 2, नंबर 2 लिखेगा अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण परिकल्पना। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण परिकल्पना। किसने बोला? 1% बोला ना, मैं आ गया। नहीं आना चाहिए। लिख लिया क्या? चलिए शॉर्टकट में लिखना है ITCZ। ऑप्शन में आपको ये नहीं मिल करके ये मिलेगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा अभी आगे चर्चा कर रहे हैं इसकी। ITCZ लिख लिया। इसका अगर इंग्लिश लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं आप, फुल फॉर्म इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस हाइपोथेसिस परिकल्पना। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण परिकल्पना ITCZ। ये होता है बिल्कुल ट्रॉपिकल, यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि ये होता है भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर। किस पर होता है? विषुवत रेखा पर, 5 डिग्री 5 डिग्री, ठीक है। उसके ठीक ऊपर कौन सा आता है? ऊपर जाकर के फिर उष्णकटिबंधीय इलाका आ जाता है, जहाँ पर हवाएं व्यापारिक पवनें चलती हैं। मैं आगे बताऊंगा एक बड़ा डायग्राम, अब सुनना मेरी बात अच्छे से। ये सारी बातें सिर्फ भारत को लेकर के हैं कि भारत में ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ध्यान देना। ये लो साहब, ये है ITCZ। जो ये लाइन जा रही है सफेद कलर की, प्यारे बच्चों, ये क्या है? ITCZ, ठीक है। यस, निम्न वायुदाब पट्टी होती है, इसको बोलते हैं निम्न वायुदाब पट्टी, ठीक। अब जब जून जुलाई का महीना होता है, किसका महीना होता है? जून जुलाई का, ठीक है। ये थोड़ा डायग्राम इधर से इधर बनाना था, लेकिन ये पहले इधर बना दिया। तो पहले जून जुलाई का महीना होता है, तो उस समय हवाएं ITCZ पर कुछ इस प्रकार से चलती है अंदर की तरफ, राइट। इस प्रकार से चलने के कारण भारत के अंदर क्या करती है? वर्षा। अरे भारत में क्या करती है? क्या जून जुलाई के महीने में शुरू होती है? बिल्कुल। भारत में सबसे पहले मानसून की तारीख अभी आगे आएगा, वर्षा ऋतु, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले मानसून की तारीख आती है 25 मई। कितने मई? और सबसे पहले पहुंचता है साहब अंडमान निकोबार में। कहां पहुंचता है? अंडमान निकोबार। उसके बाद में भारत में पहुंचता है। जो स्टार बना रखा ये जगह है और यहां पर पहुंचता है, और इस जगह का नाम है साहब केरल। क्या नाम है? और ये तारीख होती है 1 जून। कौन सी तारीख होती है? 1 जून। क्लियर? अगर एक्चुअल तारीख पूछे पहुंचने का तो साहब तब तो आएगा अंडमान निकोबार जगह, और तारीख बोले तो क्या आएगा? 25 मई। और भारत के मुख्य भूमि बोले तो स्थान का नाम आएगा केरल, तारीख बोले तो 1 जून। इसलिए हमने क्या लिखा है? जून जुलाई। तो जून जुलाई में वर्षा होती है, और जून जुलाई अगस्त सितंबर, समझना मेरी बात? यस, ऐसे होते हैं। 15 जून के बाद में जो है किस में पहुंचता है? ये राजस्थान में पहुंचता है। तो 15 जून के बाद में बारिश होती है। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, और अक्टूबर में लौटता हुआ मानसून। कैसे? फिर अक्टूबर में लौटता हुआ मानसून कैसा होता है? अक्टूबर के बाद में दिसंबर से लेकर के कब? जनवरी। उस समय हवाएं क्या चलती है? उल्टी चलती हैं। और अभी वर्तमान में हवाएं कैसे चल रही है? ऐसे चल रही है क्या? अरे बिल्कुल ऐसे चल रही है, तभी तो ऊपर के ठंडे इलाकों से हवा नीचे की तरफ आ रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस समय क्या होती? वर्षा होती। क्लियर? ये सब किसके कारण हो रहा है? ITCZ के कारण, ठीक है ना। क्योंकि हवाएं उस समय हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऊपर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लो प्रेशर हमेशा मैं उंगली रखूंगा किसके ऊपर? भारत के ऊपर। वापस लिख रहा हूं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जैसे ये रहा, सॉरी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट। कल मैंने आपको बताया था हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब ITCZ परिकल्पना क्या क्या काम करती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ध्यान देना, लिखना बाद में। ITCZ क्षेत्र विषुवत रेखा के पास में एक निम्न वायुदाब क्या है? पट्टी है, और यह उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें आकर के क्या होती हैं? मिलती हैं। कौन सी पट्टी? ये पट्टी।
ये है वो पट्टी, क्लियर, मध्य वाली। ओके, भूमध्य रेखीय जो है शांत पट्टी, व्यापारिक पवनें आ रही है, ये जा रही है। कल हम याद करिए, कल मैंने ये वाला डायग्राम बनाया होगा, आपको पता हो तो, जिसके अंदर ITCZ, फिर उसके बाद में हमने व्यापारिक पवनें बताई थी क्या, ये वाली, फिर उसके बाद में जो है पछवा पवनें, यस, ऐसे चलती हैं क्या, यस, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, और उसके बाद में कौन सी चलती हैं साहब, ध्रुवीय पवनें। कौन सी पवनें, ध्रुवीय पवनें, ऐसे, यानी चलने का सिस्टम ऐसे रहता है। मैं आपको बता देता हूं, एक बल लगता है पृथ्वी का घूर्णन बल, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी के घूमने के कारण मध्य में बल कम लगता है, और मध्य में बल कम लगने के कारण, मध्य में बल कम लगने के कारण यहां पर हवाएं पश्चिम से पूर्व घूमती हैं, क्योंकि पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व, तभी तो बाकी सब कैसे घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम। बस में हम आगे जा रहे होते हैं, जबकि सब चीजें ऐसे जा रही होती हैं हमारी विपरीत, हम जा रहे होते हैं क्या बोलते हैं, पश्चिम से पूर्व, और बाकी चीजें दिखाई दे रही होती है पूर्व से पश्चिम, उल्टी दिखाई देती है ना। बैठे तो बस में हम हैं, हम बैठे पृथ्वी में हैं, और हम चल तो रहे हैं पूर्व की तरफ, चल तो रहे हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ, लेकिन चीजें दिखाई दे रही है पूर्व से पश्चिम की तरफ। ऐसे सूरज, इसलिए हमें जितने भी पिंड है वो सब इधर से इधर दिखाई देते हैं, एक बात। दूसरा, ऐसे फिर पृथ्वी में ये बीच के मध्य के अंदर, और बाकी सब जो है ऐसे घूमती, ये घूमता है क्लॉकवाइज, कैसे घूमती है हवाएं, क्लॉकवाइज, और ये घूमता है साहब एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूमती है, एंटी क्लॉक, पूरे सब जगह पर। तो ये देख लीजिए आप, ये पवनें जो है इस प्रकार से घूमती हैं, ये वाली, उसके बाद में बाकी सब जो है इधर की तरफ ऐसे घूमती है। तो यानी ऊपर वाली जो है लेफ्ट हैंड साइड, और नीचे वाली कैसी होती है, राइट हैंड साइड। यानी कि अगर ये लेफ्ट हैंड राइट साइड, आजकल नया क्वेश्चन आ रहा है, वो आ रहा है कि ऊपर वाली जो है वो कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज। अब एक बात बताओ, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, यहां पर कैसे घूमती है, उल्टा, तो ये कैसा हो गया, एंटी क्लॉक। अरे क्या हो गया, एंटी क्लॉक। ये आपको प्रश्न पूछेगा, ठीक है। पृथ्वी की गति वगैरह हम टॉपिक करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी कि ये क्यों घूम रही है, इस बल को क्या बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज और, कभी भी किसी भी झूले वगैरह में आप लोग जो है झूलना, क्लियर, या कुछ भी करना, देखना आपका सिर चकराएगा। अरे क्या चकराएगा, सिर चकराएगा, आपके पैरों में कंपकपी होगी, लेकिन उससे ज्यादा बीच के अंदर यानी कि आपके पेट के अंदर गुड़िये से चलेंगे देखना। अरे होगा कि नहीं होगा, या अजीब सा होगा आपका। अरे कई बार किसी कोलंबस झूले में आप बैठे हो या फिर ऐसे करे हो तो एकदम से पेट के अंदर से ऐसे नहीं होता कि आपके, यस, वो यही बल यहाँ पर काम करता है। सिर चकराता है वो इस तरफ, पैर चकराते हैं वो इस तरफ, हमेशा ऐसे। तो इसके अंदर जो पृथ्वी जो होती है कुछ इस प्रकार से घूर्णन करती है, और घूर्णन करने का जो है ना सिस्टम, देखो ऐसे होता है, ये यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर, ये इधर, और ये नीचे। नीचे जो है वो रहती है लगभग 0 किलोमीटर पर होवर, नीचे की तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता है किलोमीटर पर होवर की स्पीड से, लेकिन मध्य के अंदर फर्क पड़ता है, और ये लगभग पड़ता है 1670 किलोमीटर पर होवर की स्पीड से, 1670 पर होवर, यानी कि 1670 किलोमीटर कितने घंटे में, 1 घंटे में ऐसे घूमती है किलोमीटर में। और ये होता है, मैं अभी आगे बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, ये लगभग 1200 के लगभग होता है, इसकी फिक्स भी है एक समय, ठीक है, 1240 या ऐसा कुछ है, तो 1200 कुछ जो है किलोमीटर पर होवर यहाँ पर, नहीं घूमने का बल। तो सबसे ज़्यादा मान ली कोई चीज़ यहाँ पर है मध्य के अंदर, तो बताइए घूमने में समय लेगी कि नहीं लेगी, अरे लेगी ना। तो सबसे ज़्यादा स्पीड से यहाँ पर लगता है बल, फिर उसके बाद में कम थोड़ा यहाँ लगता है, फिर यहाँ पर लगता है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड से लगने के कारण ये पश्चिम से पूर्व की तरफ रहती है, बाकी सब इधर की तरफ रहती है कोरियोलिस बल के अनुसार। बाकी सब हवाएं पश्चिम से कैसे होती है, पूर्व की तरफ, और ध्रुवीय पवनें जो होती है वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चलती है, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर क्या बना हुआ रहता है, हाई प्रेशर, ठंडा इलाका रहता है। और हाई प्रेशर क्यों, ठंडा क्यों बना, क्योंकि सब सूर्य जो है वो सिर्फ चमक ही किस में रहा है, मध्य में, बाकी सब लाइटें बिल्कुल कम जा रही है, राइट। ऐसे समझिएगा सूरज बिल्कुल नीचे, तो यानी सीधा प्रकाश मेरे पे पड़ रहा है, और बाकी सब दीवारें आपको कैसी दिखेगी, धुंधली दिखेगी, यानी कि यहाँ पर जो लाइट है वो कम जा रही है। समझा मेरी बात में। तो लाइट जहां पर ज्यादा है तो यहाँ पर, तो इसलिए इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय, तो यहाँ पर हमेशा क्या बना हुआ रहेगा, लो प्रेशर, ठीक है, और यहाँ पर क्या बना रहेगा, हाई प्रेशर, क्लियर। अब ये वाला जो है इसको समझना,
तो ये भूमध्य रेखीय जो है पेटी होती है। और अभी मैंने जस्ट लाइन अभी पढ़ के बताई कि व्यापारिक पवनें जो है किसकी तरफ आती हैं, निम्न दाब वायु पेटी की तरफ, शांत पेटी की तरफ आती है। क्लियर। फिर उसके बाद में ऊपर आता है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। क्लियर। इसके अंदर पवनें जो है बाहर निकलती यानी कैसे लगती है, पश्चिम से कैसे जा रही हो, पूर्व की तरफ। इसलिए इनको कह दिया व्यापारिक, क्योंकि बड़े जहाज इन्हीं में चलते हैं। ये पश्चिम से पूर्व चलने का इन्हें पछवा कहते हैं। और ध्रुवीय क्षेत्रों में पवनें चलने के कारण उनको कौन सी पवनें कहते हैं, ध्रुवीय पवनें। कौन सी कहते हैं। और उसको जो ऊपर वाला जो इलाका आता है उसको कहते हैं ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। क्या कहते हैं, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। और ये कुछ डिग्री है। अरे बात समझ गए क्या। यस। ये डायग्राम पहले बनाइए, बनाओ साहब। फिक्स। ऊपर 90 डिग्री तो नीचे है 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, सिर्फ इतना ही है, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। डायग्राम बनाओ फटाफट। अरे बन जाएगा, आराम से बनाओ तो सही, है ना। सही बात है। तू तो कल को ये कहेगी आपको नाचना बहुत अच्छा था, मुद्रा करके बताओ। लिख ले चुपचाप, गोला बनाओ फटाफट से। चूड़ी वूड़ी कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी जेब में मैं किसकी चूड़ी फोड़ के लेके आऊँगा। वो पहनती नहीं, कई बार बोल दिया मैंने उसको। ऐसे ही है, क्या बताऊँ तेरे को, पर्सनल बात। कत्ती इतना ही। पहले 1 2 3 4 5 पट्टियाँ बनानी है। पहले बीच में 2 पट्टियाँ ऐसे, फिर बनेगा ये डायग्राम। या पहले तीर बनाने लग गए। अरे तेरी गलती नहीं है, मैं कह रहा ना, घर वालों की। तेरी जैसे को पैदा किया उन्होंने। बहुत। जिनको समझ में नहीं आ रहा डायग्राम आएगा, पहले बनाओ एक बार, बनाने के बाद में ही चीज़ें समझ में आएंगी। बताओ, मैं चोमू चोमू करता था, चोमू से बुलावा आ गया ना, कोचिंग में पढ़ाने का। AR AR पता नहीं, अब तू भी जा रहे। मेरे हॉस्पिटल से बुलावा नहीं आता, तेरे ही आता है।
कभी मैं देखूँ तेरे साथ वाली की तबीयत ज़्यादा ख़राब क्यों रहती है हमेशा ही? जुकाम, हाँ वो रहेगी तो, वायरस के साथ बैठती है। क्या? अरे बहुत, यहाँ तो गड़बड़ झाला बहुत भयंकर हो रखा है। हम्म।
तू छोरी कितना बना लिया बेटा पीछे सबने? अरे ऐसे जिन्होंने ये नीचे नहीं लिखा ना 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, मैंने बोला भी था ये लिख लो। ऊपर उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री, नीचे क्या है 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, पढ़ लो ऐसे। कर लिया? हाँ जी जी। मैं अभी कॉलेज में हूँ, क्लास में, मैं बाद में बात करता हूँ उससे। अरे बना लिया क्या? ठीक है, ध्यान देना मेरी तरफ, जिन्होंने बनाया नहीं बनाया अच्छे समझना सारी बात। प्यारे बच्चों, जिस दिन मैंने आपको एक दिन एक टॉपिक पढ़ाया था अक्षांश और देशांतर, क्या पढ़ाया था प्यारे बच्चों? अक्षांश और देशांतर में मैंने एक बात बताई थी कि देशांतरों से किसी भी जगह का क्या पता किया जाता है? समय, और जबकि अक्षांशों से किसी भी जगह की जलवायु, ये वो जलवायु है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम चर्चा करें कि अक्षांशों की, तो 0 डिग्री बिल्कुल मध्य से है। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है 0 डिग्री, क्या है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। और इसके ऊपर जो है ये 10-10 डिग्री मान लीजिए, 5-5 डिग्री मान लीजिएगा। इसके मध्य में एक पूरी पेटी है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, इसको बोलते हैं ITCZ। क्या बोलते हैं? ITCZ। ये है वो ITCZ। निम्न वायुदाब होने के कारण ही जो उच्च वायुदाब की पवनें हैं वो किसकी तरफ आएंगी? निम्न वायुदाब की तरफ, इसलिए इसकी तरफ आ रही है। राइट? ऊपर उच्च दाब, इधर उच्च दाब, और जाहिर सी बात है बीच में क्या लिखा हुआ है? निम्न वायुदाब। क्या दोनों मिलेंगे एक दूसरे को? यस। यहां पर देखो आप, निम्न दाब, इधर उच्च और इधर भी क्या है? उच्च। तो बताइए दोनों मिल रही है एक दूसरे से? यस। समझा मेरी बात? ये पेटियां मतलब पूरे ग्लोब के ऊपर कुछ इस प्रकार से हैं, जिसको हम बोलेंगे भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, शांत पेटी। ऊपर वाली उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, नीचे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। ये दो नाम इसलिए क्योंकि आपको पता होगा 0 डिग्री से ऊपर भी सेम बात होगी और 0 डिग्री से नीचे भी क्या होगी? सेम बात, क्योंकि ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। गोले का आधा भाग ये कटोरे नुमा पार्ट, ये गोले का आधा भाग कटोरे नुमा पार्ट। कोई दिक्कत किसी को नहीं। फिर इसमें जो पवनों के नाम जो दिए गए प्यारे बच्चों, तो यहां पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो 3 जो है नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ध्रुवीय पवने, पछुआ पवने, व्यापारिक पवने। पछुआ इसलिए ध्रुवीय ऐसे कहते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों से चलती हैं, पछुआ इसलिए कहते हैं कि पश्चिम से पूर्व चलती हैं, और व्यापारिक इसलिए कहा है क्योंकि बड़े जहाज क्या करते थे? व्यापार करते थे। अरे आज का समय होता, आज के समय इन पवनों का डिसाइड करते तो फिर कोई पवनों का लेना देना क्या होता? फिर तो इंजन वाले जहाज चलते हैं, क्योंकि पहले वाले जहाजों के ऊपर पहले क्या लगाए जाते थे? बड़े बड़े तंबू लगाए जाते थे, बड़े बड़े कपड़े लगाए जाते थे ताकि हवा के प्रेशर से वो आगे की तरफ बढ़े। राइट? अरे ये बात होती थी नहीं होती थी? यस। तो ये सारी चीजें जो है यहां पर डिसाइड होती थी। ऊपर जो है उत्तरी ध्रुव, नीचे जो है दक्षिणी ध्रुव, दोनों 90-90 पे ऊपर स्थित है। ओके, अब आपको सारी बातें बहुत अच्छे समझ में आएगी। आपके सामने जो है मैप, आपने जो ये यहाँ पर डायग्राम भी बनाया जो कि वायुदाब पेटियों को दर्शाता है। चर्चा हम कर रहे हैं ITCZ की। किसकी चर्चा कर रहे हैं? ITCZ। ITCZ का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो है अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसरण परिकल्पना या अभिसरण क्षेत्र शांत पेटी। परिकल्पना पढ़ रहे हैं इसलिए शब्द दे दिया परिकल्पना। क्लियर? नाम क्या है? ITCZ। जो मध्य की जो पेटी है, मध्य की जो बेल्ट है, वो वाली भूमध्य वाली। अब देखिएगा ये पवनें कैसे कैसे काम करती है, ध्यान दीजिएगा कि जब
आईटीसी जेड क्षेत्र विषुवत रेखा के पास में एक निम्न वायुदाब क्या है? पट्टी। कोई दिक्कत किसी को? अरे निम्न वायुदाब है तभी तो ऊपर की व्यापारिक दोनों पवनें आ रही हैं। अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? आपका मैप भी सामने रखें आपके, ठीक है ना, दोनों ऊपर से हवाएं आ रही है। यहां उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें आकर के क्या होती हैं? मिलती हैं। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। यह एक दोलायमान, दोलायमान क्या होता है? स्विंगिंग। क्या होता है? स्विंग। यानी उसमें हवाएं जो थोड़ी सी जिगजैग ऐसे चलती हैं, यानी कि हवाएं बिल्कुल सीधी नहीं चलती। यहां पर जो हवाएं होती सीधी नहीं चलती, वो कैसे चलती हैं? जिगजैग ऐसे, राइट। इसलिए इसको बोलते हैं दोलायमान, स्विंगिंग। स्विंगिंग का मतलब होता है ऊपर नीचे ऐसे उछलना, जिगजैग, जिगजैग चलना। जो सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन होने पर उत्तर और दक्षिण की ओर स्थानांतरित होती है। उत्तरायण और दक्षिणायन का मतलब होता है अभी जो सूर्य है वो हो रखा है साहब दक्षिणायन। क्या हो रखा है? कल तारीख लिखाई थी मैंने 22 दिसंबर। क्या लिखाई थी? तो बताइए क्या 22 दिसंबर को नीचे की तरफ गिरा हुआ है सूर्य? अरे दक्षिणी गोलार्ध में है या नहीं है? इसलिए वहां पर क्या हो रही है? गर्मी। हम कौन से गोलार्ध में हैं? उत्तरी गोलार्ध में। तो भाई साहब हमारे पास में उत्तरायण कब होगा? अरे कब होगा? 21 जून। ये मान के चलेगा विषुवत रेखा के बाद में। तो विषुवत रेखा पर आता है 21 मार्च। कितने मार्च? 21 मार्च के बाद में क्या होता है? उत्तरायण होता है। और होता ही नहीं होता? मकर रेखा को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करते ऊपर की तरफ आती है, इसलिए जनवरी के अंदर हम मनाते हैं मकर संक्रांति। क्या मनाते हैं? मकर राशि में प्रवेश करने का मकर संक्रांति मनाते हैं हम लोग। और इवन हम लोग तो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार, जो हमारा सनातन पंचांग होता है उसके अनुसार, सूर्य की स्थिति के अनुसार हम लोग जो है चीजें डिसाइड करते हैं। किसके अनुसार डिसाइड करते हैं? सूर्य की स्थिति के अनुसार। और मुस्लिम धर्म के अंदर होता है चंद्रमा की गति के अनुसार। किसके अनुसार होता है? चंद्रमा गति के अनुसार सारी चीजें डिसाइड होती है। क्लियर? उनके जो पहर की शुरुआत होती है तो वो होती है चंद्रमा से। देखना उनका कोई भी त्योहार शुरू होगा तो किसके उगने से होता है? चंद्रमा के उगने से। और हमारे यहाँ पर अगर मान लो सूरज उगा भी नहीं या सूरज के आड़े, ना 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 ना, बादल तो आते रहते हैं। दिमाग तो खैर थोड़ा थोड़ा ठीक लगाया, लेकिन आड़े कुछ और ही चीज लानी हमको। ये है अर्थ और इसके आड़े आ गई मून। तो बताइए अब जो है चंद्रमा किसको ढक लेगा? सूरज को। लेकिन सूरज इतना चमकदार और इतना तेज है, इसके अंदर 6000 डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस? 6000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान पाया जाता है भारी कोर का। और इस भारी वाली जो कोर है उसको बोलते हैं फायर रिंग। क्या बोलते हैं? और ये फायर रिंग यानी कि बीच वाला पार्ट तो ये ढक लिया और बाहर से प्रकाश ऐसे निकलता हुआ दिखाई देता है। और उस समय ये स्थिति जब बनती है और उस समय ये दिखाई देता तो उसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। अरे किसको? सूर्य ग्रहण। क्लियर? सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। फायर रिंग, आपको फायर रिंग दिखाऊं मैं? दिखाता। तो ये फायर रिंग की स्थिति होती है। सोचिए जब सूर्य ग्रहण जब होता है तो बताइए कोई हम सही काम करते हैं क्या? इवन हम तो पूजा पाठ भी नहीं करते। क्या नहीं करते? उस समय हमारा पूजा पाठ नहीं करने का वो होता है, उसको हम बोलते हैं सूतक लगना। क्या लगना? सूतक। अरे घर में या हमारे रिश्तेदार में किसी की मृत्यु हो जाती है परिवार में, तो हम लोग उस समय देखना खाना भी नहीं बनाते, पूजा पाठ भी नहीं करते हैं। 12 दिन तक पूजा पाठ होती है क्या? नहीं होती है। इसलिए बोलते हैं सूतक लगना। तो सोचिए सूर्य को हमने जो है इस प्रकार से बनाया हुआ है। यस। और अब सूर्य ग्रहण की जो ये स्थिति होती है, पूर्ण सूर्य ग्रहण की, वो कैसे होती है ध्यान देना। ये फायर रिंग ऐसे दिखाई देता है। ये देखिए साहब, यानी ढक किसने लिया? चंद्रमा ने। और चारों तरफ से प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है। इसे कहते हैं फायर रिंग। क्या कहते हैं? फायर। और कई कबार और ज्यादा अधिक चमकदार हमें दिखाई देता है। देखो आप, अर्थ के बीच में कौन आ गया? मून। और ये पूरे सन को रख लिया। सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। क्या कहलाता है? मैंने यही बताया ना अभी। यस। ये देखो साहब, अरे वो मस्त।
ये देखिए साहब, कई देशों में इस प्रकार से दिखाई देता है, कई देशों में इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, यस, इस पर ठीक है। कई ग्रहों से, चंद्रमा वगैरह से हमें इस प्रकार, देख लो इधर, इस प्रकार से भी दिखाई देता है। ये पूरा ढक लिया इसको और ये हो रहा है सूर्य ग्रहण। क्लियर? यस। ऐसा तो नहीं होता कि दिन के अंदर अंधेरा हो जाता, भाई इतना तेज है कि इसका प्रकाश हमें दिखाई देता है, आता है। और जब ये होता है उस समय सूर्य बहुत ज्यादा अल्ट्रा वायलेट हानिकारक रेडियो तरंगों को सबसे ज्यादा जो है क्या करता है, परावर्तित करता है। इसलिए कहा जाता है सूर्य ग्रहण, हमारे पूर्वज इतना जानते थे इस बात को कि सूर्य ग्रहण के समय जो ये रेडियो धर्मी पदार्थ निकालता है वो हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, खराब होते हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर निकलना, खत्म होने के बाद में नहाना, समझा मेरी बात, या फिर नंगी आंखों से देखना बिना चश्मे के, या वो लगा करके क्या बोलते हैं उसको, एक्सरे, अरे बोलते हैं नहीं बोलते यस, तो बहुत ज़्यादा एक्सरेज निकलती हैं। और जहाँ पर एक्सरे किया जाता है तो वहाँ पर लिखा होता है डेंजर, लिखा होता है क्या, यही एक्सरेज आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। बच्चे और गर्भवती स्त्री कृपया इस रूम में प्रवेश ना करें, लिखा होता है हॉस्पिटल के अंदर। और फिर भी हम धड़ल्ले से जाते हैं, जो ज़्यादा बॉडी का एक्सरे करवाना, थेरेपी करवाना, क्योंकि डायरेक्ट इसमें क्या डाली जाती है, किरणें डाली जाती है बॉडी के अंदर, खराबी करती है कहीं ना कहीं, समझा मेरी बात में। तो ये सब, तो ये उस समय एक्सरेज निकलती है, इसलिए हमारे पूर्वज जानते थे कि हमारी आंखों के लिए, इसके लिए खराब है, इसलिए कभी भी जो है वो सूर्य ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलते थे। खाना भी वो लोग जो है सूर्यास्त होने से पहले वो लोग खाते थे, क्योंकि उस समय और ज़्यादा जो है रेडियो एक्टिविटी जो किरणें ज़्यादा बढ़ेंगी, ये सब चीज़ ये होता है, ये कहलाता है फायर ऑफ रिंग। क्या कहलाता है? रिंग ऑफ फायर, सूर्य ग्रहण के समय। चलो वापस आते हैं, तो ये सारी स्थिति बनती है, और ये चंद्रमा के समय। और ये नेक्स्ट ध्यान देना मेरी बात पर, उत्तरायण और उसका सूर्य का क्या होना, दक्षिणायण होता है। ठीक है, यस। फिर आगे करते हैं कि जर्मन मौसम विज्ञान का जो वो था व्यक्ति, जिसका नाम था फ्लॉन, क्या नाम था, फ्लॉन, वो जर्मन शास्त्री जो था, विज्ञान शास्त्री, उसके अनुसार भूमध्य रेखे निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली व्यापारिक पवनें ही भारत में मानसून आने के लिए क्या होती हैं, उत्तरदायी। कहने का मतलब ये कह रहा है कि आप अपने डायग्राम के अंदर देखना, आप अपने डायग्राम के अंदर देखना साहब, आपने ये डायग्राम बनाया है, बनाया डायग्राम, यस। ये जो 0 डिग्री है ये भारत से कितने किलोमीटर दूर है, ये जो भूमध्य रेखा कितने, 876 है क्या प्यारे विद्यार्थियों, यस। और ये पवने ही, व्यापारिक पवने ही किसकी तरफ मुड़ती हैं, भारत की तरफ। अरे किसकी तरफ मुड़ती हैं, तो यानी कि जर्मन मौसम विज्ञान शास्त्री फ्लोन के अनुसार व्यापारिक पवने ही भारत में क्या करने के लिए, मानसून पैदा कर, अरे क्या करने के लिए, मानसून पैदा करने के लिए उत्तरदायी होती है। जिसका जो डायग्राम है, अगर अपन ये देखना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, वो इससे अनुसार देख सकता है। ये लो साहब, ये है व्यापारिक पवने, और ये व्यापारिक पवनें ITCZ से किसकी तरफ जा रही हैं, भारत की तरफ। किसकी तरफ जा रही है, भारत की तरफ। और ये यहाँ पर जो है ये वापस आ रही है, ये भी क्या है, व्यापारिक पवनें, क्योंकि व्यापारिक पवनें दोनों तरफ से मिल रही हैं। अरे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, यस। तो भूमध्य रेखा क्षेत्रों के अंदर आसपास के क्षेत्रों में जितने भी देश है, यहाँ पर बारिश होगी, यहाँ पर क्या होगी, बारिश, क्योंकि जलवाष्प पाया जाता है, सूर्य का प्रकाश पाया जाता है, सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ता है तो वहां बारिश होगी। नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें अपनी दिशा बदलकर दक्षिण पश्चिमी हो जाती हैं, जिससे भारत में मानसून का आगमन किस में होता है, केरल से। कौन से दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, कौन से माह में, जून माह में। ओके, भारत में शीत ऋतु में अब कौन सी पवनें आती हैं, उत्तरी पूर्वी। उल्टी आएंगी नहीं आएंगी, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें मानसून का क्या होता है, प्रवेश होता है। बात समझ गए क्या, यस। नेक्स्ट देखना, जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। कहां हो जाता है, गंगा के मैदान, ऊपर की तरफ। कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मानसून। तो 20 से 25 डिग्री आपको पता होगा, गंगा का मैदान के ठीक नीचे से एक रेखा जा रही है जिसका नाम है 23.5 डिग्री। क्या नाम है,
अब आपको पता है कि जो बात जब 23.5 डिग्री मध्य से जा रही है तो ये बात करा 25 डिग्री, तो 20 से 25 के बीच में खूब वर्षा होती है, जैसे मानसून गर्त कहते हैं। यह मानसून गर्त उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत में तापीय निम्न वायुदाब के विकास को, यानी कि उत्तरी भारत के अंदर निम्न वायुदाब को क्या करता है, बढ़ाता है। और निम्न वायुदाब को बढ़ाने के कारण ही ऊपर से आने वाली HB सीधी किसकी तरफ आकर्षित होती है, निम्न वायुदाब की तरफ। ये आगे का समय हो जाता है और फिर उसके बाद में जो है ठंडी शीत लहर वाली हवाएं चलती है। ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच में विषुवत वृत्त को क्या कर जाती हैं, पार कर जाती हैं। विषुवत मतलब कि रेखा को पार कर जाती है, तब बारिश करती हैं। अब जो कोरियोलिस बल लगता है बीच के अंदर, मध्य के अंदर, यानी कि ना ऊपर ना पैरों में, बिल्कुल मध्य के अंदर, वो बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को, कोरियोलिस बल का जो बनता है वो बनता है पृथ्वी के किसके कारण, अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। अपने अक्ष पर क्या होने के कारण, घूर्णन के कारण। क्लियर। विषुवत को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। दक्षिण पश्चिम से कैसे हो जाती है, उत्तर पूर्व की हो जाती है। यही क्या कहलाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। उसके बाद में शीत ऋतु में ITCZ जो दक्षिण की ओर खिसक जाता है, इसके अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर क्या हो जाती है, उत्तर पूर्व की ओर, और यही क्या है, उत्तर पूर्वी मानसून। इस लाइन को दो तरीके से लिखा गया है, कोरियोलिस बल के अनुसार भी और दूसरा जो है किसके अनुसार, ITCZ के अनुसार भी। बोलो बात समझ गए क्या? यस। इसमें कुछ 2-3 लाइनें हैं वो ये लिखनी है, लिखेगा। ITCZ वाली ये लाइन लिखनी है और ये वाली फर्स्ट वाली, ठीक है, लिख लो पूरी। ITCZ विषुवत रेखा के पास में एक निम्न वायुदाब पट्टी है। यहां उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं। नेक्स्ट, यह एक दोलायमान स्विंगिंग पट्टी है। यह एक दोलायमान स्विंगिंग पट्टी है जो सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन होने पर, जो सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन होने पर उत्तर एवं दक्षिण की ओर स्थानांतरित होती रहती है। उत्तर एवं दक्षिण की ओर स्थानांतरित होती रहती है। लिख लिया आपने? अब नंबर 3 वाली लाइनें लिखनी है कि ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें अपनी दिशा बदलकर दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है। जिससे भारत में मानसून का आगमन केरल से और कौन से मानसून की बात कर रहे हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। भारत में मानसून कितने हो गए? 2 प्रकार के, दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी, ऊपर से भी उल्टी पवनें होती। एक तीसरा और होता, कौन सी पवनों के द्वारा? पछुआ पवनों के द्वारा, मावठ सर्दियों में, जून माह में होता है।
भारत में शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी, भारत में शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों से, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों से मानसून का प्रवेश होता है। किसका प्रवेश होता है? मानसून का प्रवेश होता है। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों से, ध्यान देना, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों से कौन से मानसून का? दक्षिणी पश्चिमी मानसून का। और जबकि ऊपर वाली उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों से किसका होता है? शीत ऋतु के मानसून का, जिसे हम क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून। ओके, नेक्स्ट। कोरियोलिस बल के प्रभाव में, कोरियोलिस बल के प्रभाव से, कोरियोलिस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाली, कोरियोलिस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। यही दक्षिण पश्चिम का मानसून है। यही किसका मानसून है? दक्षिण पश्चिम का। मध्य में कोरियोलिस बल लगता है तब तो दक्षिणी जो ये व्यापारिक पवन है इनकी दिशा बदल जाती है उत्तर पूर्व की ओर, तो दक्षिण पश्चिम का मानसून कहलाता है भारत में प्रवेश करने वाला। ठीक है, और शीत ऋतु में ITCZ किसकी ओर खिसक जाती है? दक्षिण की ओर। ये लाइन भी लिखो लास्ट। शीत ऋतु में, सर्दियों में, वर्तमान में तो उत्तर भारत में तो शीतलहर होती है साहब, और दक्षिण भारत के अंदर यही क्या करती हैं? वर्षा। अरे क्या करती हैं? जब मैं आपको मैदान पढ़ा रहा था, याद करेंगे, मैंने बोला था तमिलनाडु के मैदान में भारी वर्षा होती है, बोला था आपको। इवन एक नदी और थी, कावेरी नदी, वो जाते हुए मानसून से भी आते हुए मानसून से क्या ग्रहण करती है? जल, इसलिए वर्ष भर बहती है, इसलिए 12 मासी कहलाती है। बोला था नहीं बोला था? इसलिए तमिलनाडु के मैदान में सर्वाधिक किसकी खेती होती है? चावल की। कौन से मैदान को चावल का कटोरा कहते हैं? तमिलनाडु को। बोला था नहीं बोला था? यस, लिख लो। सारी बातें कहीं ना कहीं टिकी है, हर एक बात बिल्कुल एकदम अपनी स्पष्टता को दर्शा रही है। भारत में इतनी सब चीजें होने के कारण भारत बहुत जैव विविधता वाला देश है। सब चीज पैदा होती है भारत के अंदर, वर्षा होती है तो कृषि वगैरह बहुत बेहतरीन होती है। सब पूरी दुनिया में व्यापारिक केंद्र था भारत, यहां से बड़े बड़े जहाज भर करके जाते थे दूसरे देशों में। और तुम लोग ऐसे शुभ घड़ी में पैदा हुए हो कि भाई सब चीजें जो हैं, ऐसी बात नहीं दोबारा से विदेशों में भेजी जा रही है। बीच के अंदर खरीदी जाती थी, अकाल पड़ते थे, 1960, 61, 65 की बात करते हैं। अब तुम इतनी शुभ घड़ी में पैदा हुए कि हम लोग अब बेचना वापस शुरू कर रहे हैं। आज जी हो रहे हैं थोड़ी सी बढ़ाई। लिख लिया क्या? यस। ठीक है साहब, अब 2 लिख ली, अब तीसरा और लिख लो साहब। जेट स्ट्रीम। लिखिए साहब, जेट स्ट्रीम परिकल्पना। RS में प्रश्न पूछेगा क्या समझते हैं? नंबर 3,
जेट स्ट्रीम परिकल्पना, स्पेट की चक्रवात बात नहीं करना आपको। अरे मेरे मालिक इसको 3 लिखना है, 3 नंबर पर था स्पेट की चक्रवात, प्रति चक्रवात, वो मैं टॉपिक अलग पढ़ाऊंगा। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं सुनते जाओ चुपचाप। जेट स्ट्रीम, ध्यान देना, जेट का स्ट्रीम का मतलब होता है पवन। क्या होता है? पवन। और जेट का मतलब होता है बहुत तेज। जेट का मतलब क्या होता है? बहुत तेज। बहुत तेज गति से चलने वाली पवने, और वो सारी पवने कौन से मंडल में चलेगी? क्षोभ मंडल में। जेट स्ट्रीम मध्य अक्षांशीय क्षोभ मंडल के ऊपरी स्तरों में, यानी क्षोभ सीमा के पास में 9 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर अत्यधिक तीव्र गति से बहने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये सक्रिय, सर्पिली व तेज गति वाली वायु धाराओं की पट्टियां हैं और पृथ्वी का चक्कर लगाती रहती। ठीक है? सक्रिय मतलब ज्यादा फैली हुई नहीं है, सर्पिली हवा हमेशा जिगजैग चलती है, सर्पिलाकार चलती है, तेज गति से चलती है, इसलिए तो जेट स्ट्रीम कहते हैं इनको। स्ट्रीम का मतलब पवन होता है। और ये कहाँ चलती है? क्षोभ मंडल के ऊपरी स्तरों में। क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा पता है किसको कहते हैं? हर जगह पर आएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर रह रहे हैं और ये 18 किलोमीटर तक, तो ये 18 किलोमीटर तक, तो ये कहलाती है क्षोभ सीमा। क्या कहलाती है? फिर आगे जाएंगे कि भाई ये लगभग आ जाएगा भाई 50 किलोमीटर तक, ये कहलाएगा समताप मंडल। तो ये कौन सी सीमा कहलाई? समताप सीमा। ये कौन सी कहलाई? क्षोभ सीमा। नीचे क्या कहलाया? पूरा क्षोभ मंडल। ये समताप सीमा, तो क्या कहलाया? समताप मंडल। मेरी बात समझ गए? तो ये यहाँ ऊपर की तरफ चलती है तेज, और साहब ये जो है बड़े वायुयानों को उड़ने में मदद करती है साहब। बड़े वायुयानों का मतलब ये हो गया जो तेज गति चलते हैं, जो युद्धक विमान होते हैं। कौन से विमान होते हैं? युद्धक, जो कि जो है हवा की गति से भी तेज चलते हैं, और उनको आगे बढ़ाने के लिए कौन सी हवाएं करती हैं? जेट स्ट्रीम हवाएं। इसलिए उनको बोलते हैं जेट फाइटर प्लेन। क्या बोलते हैं? जेट फाइटर प्लेन। उनके अंदर पूरे बम वगैरह लोड होते हैं, मिसाइलें लोड होती है, भारी होते हैं, और उनको ये पवनों के सहारे वो उड़ते हैं। इसलिए ना ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं, ना ज़्यादा नीचाई पर उड़ते हैं। वो इन जेट स्ट्रीम पर लगभग हमारे से जो है 17-18 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं वो। ओके, इसलिए उनका नाम ही क्या कर दिया? जेट जो है फाइटर प्लेन। इनकी लंबाई 40 से 160 किलोमीटर तक होती है, चौड़ाई 2 से 3 किलोमीटर तक होती है। इनकी गति 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। और जो फाइटर प्लेन होती है उनकी गति पता है कितनी होती है साहब? उनकी होती है 250 से 400। कितनी? 250 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर वो वास्तव में ये ज़्यादा ऊपर ना जा करके और नीचे की तरफ अगर उड़े ना वो, तो हो सकता है कि अगर इस बिल्डिंग से कुछ ही मीटर की ऊंचे के बार उड़े तो बिल्डिंग भी नीचे गिर सकती है, मकान ढह जाते हैं साहब। इसलिए खुले एरिया के अंदर ही जो है वो बनाए जाते हैं। हमारे राजस्थान के अंदर 5 सैन्य अड्डे बना रखे। कितने बना रखे हैं? 5। रातानाडा जोधपुर के अंदर, समझा हमारी बात, और ये बीकानेर के अंदर, यहाँ पर, कि कल को अगर पड़ोसी देशों के साथ में युद्ध हो तो तुरंत फाइटर प्लेनों को वहां से उड़ा करके बमबारी कर सके। जम्मू कश्मीर बहुत जगह बना रखे, जम्मू कश्मीर के अंदर भी बना रखे बेस, लेकिन वहां पे इतने नहीं कर रखे क्योंकि वहां पर चारों तरफ से चीन और पाकिस्तान की सेना है, तो ताकि वो अटैक ना कर पाए। कुछ फर्जी भी एयरपोर्ट बना रखे ताकि उनको सैटेलाइट से ऐसा लगे कि भाई ये एयरपोर्ट है, ये निकाल। और जोधपुर वाला तो कमाल ही कर दिया उन्होंने, ऊपर तो पूरा क्या बोलते हैं मट्टी वगैरह घास वगैरह है, फाइटर प्लेन जमीन के नीचे अंडरग्राउंड बना रखा पूरा। कैसा बना रखा है? अंडरग्राउंड, यानी प्लेन जो है सीधा किस में जाएगा? जमीन के अंदर, और पूरा हवाई अड्डा एयरबेस जो है नीचे बना रखा। जब जम्मू कश्मीर के वहां पर जब एयर स्ट्राइक की थी रात के समय, जब एयर स्ट्राइक की थी जिसको सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं, उस समय पता है प्लेन कहां से उड़े थे? उन्होंने पूरा ध्यान लगा रखा था जम्मू कश्मीर के ऊपर, और प्लेन उड़े थे ग्वालियर से। कहां से उड़े थे? ग्वालियर से उड़े थे, और उनको रात में ठोक ठाक करके फिर वापस आए थे बमबारी करके। पहले पूरी तरह से निशाना बनाया जाता है, किया जाता है कि इतने किलोमीटर की पर देर एरिए पर यहाँ पर इन्होंने कैंप बना रखे हैं आतंकवादियों ने, उसको फोड़ करके आना है। वो कहलाती है सर्जिकल स्ट्राइक, कि जो तय सीमा कर रखी है उसके अंदर जाकर के और वापस फोड़ करके आना, उसको सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो जेट स्ट्रीम, जेट फाइटर प्लेन जो कि हवा की गति से भी क्या हो? तेज। तो हवा की गति कितनी बताई? 150 से, और वो 250, 300, 400। अब तो भारत जो उस पर बढ़ रहा है कि लगभग 500, 600 किलोमीटर प्रति होवर, यानी 1 घंटे में 400, 500, 600 किलोमीटर। भारत में ट्रेनें चलती हैं, जैसे अगर ये वंदे भारत वगैरह चली है, ये चलती है 200 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या चलती है? 200 किलोमीटर। भारत में जो ये शताब्दी एक्सप्रेस वगैरह, राजधानी एक्सप्रेस, ये चलती है लगभग 140 से 150।
लोकल जिन ट्रेनों में हम बैठ करके जाते हैं, जो एक्सप्रेस बोलते हैं, उनकी गति होती है लगभग 80-90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और रास्ते में कोई चैन वैन खींच लेते हैं, या किसी का ट्रेन स्टेशन आ गया तब रुक गई, तो फिर वो ट्रेन का आपको पता है रुक जाती है, फिर चलने में धीरे धीरे समय लेती है, तो वो तो समय खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उनका स्पीड वैसे कम हो जाती है। वंदे भारत जैसी गाड़ियों के अंदर क्या कर दिया, चैन ही हटाते बंद कर दिया। जिसको इमरजेंसी है तो बटन दबा करके डायरेक्ट ड्राइवर से बात करेगा कि उसको समस्या क्या है, ऐसा कर दिया। भारत के अंदर लास्ट जो चल रही है वो चल रही है साहब 200-180 किलोमीटर प्रति घंटा, और दुनिया में सबसे तेज जो ट्रेन चलती है उसका नाम है शिनकानसेन। क्या नाम है? शिनकानसेन। और ये शिनकानसेन जो ट्रेन है वो चलती है जापान में। कहाँ चलती है? 550 किलोमीटर प्रति घंटा, 550 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे हमारे यहाँ पर गाड़ी चलती होती है ना, एकदम से ट्रेन चलती है तो आप लोग एकदम से पीछे होते हो ना, ऐसा नहीं है। उसकी टेबल के ऊपर सिक्का खड़ा किया साहब, और गाड़ी को भगाया और ब्रेक भी लगाए, वो सिक्का एज इट इज ही रहा। इतनी स्टेबल होती है वो, समझना मेरी बात। सोचिए साइंस कहाँ तक। वो बोलते हैं बुलेट ट्रेन। क्या बोलते हैं? बुलेट ट्रेन। किसमें? मालिक बुलेट ट्रेन जो है वहाँ नहीं चलती है, जहाँ मैं गया था तो वहाँ नहीं चले। आप बैठ जाएंगे, क्योंकि सूरत से मुंबई भारत की पहली बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है। सूरत से मुंबई भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलाएंगे मोदी जी, भारत का पहला वो बनाए। एक और है हाइपर लूप। एक क्या होता है? हाइपर लूप। एक ट्यूब होगी पूरी, क्या होगी? ट्यूब इतनी बड़ी, अपने कमरे से इतनी बड़ी ट्यूब है, और उसके अंदर पीछे हवा से प्रेशर देंगे। हवा से क्या देंगे? प्रेशर। अरे इंजेक्शन के अंदर दवाई भरी होती है और पीछे से प्रेशर देते हैं, दवाई आगे की तरफ जाती है। अरे जाती नहीं जाती? यस। तो वैसे ही उसके अंदर जो है एक पूरी ट्रेन की बोगी होगी जिसके अंदर लोग बैठे होंगे, और हवा के प्रेशर से, और वो ट्रेन स्पीड से भग करके जाएगी आगे तक उस पूरी ट्यूब के अंदर। यानी कि लगभग 60 मिनट में, कितने मिनट में? जयपुर से दिल्ली 1 घंटे में। अभी समय लगता है 3 घंटे, ट्रेन में लगता है 2.5-3 घंटे, और 1 घंटे में जयपुर से दिल्ली, वो होता है हाइपरलूप। सोचिए साइंस कहाँ कहाँ प्रगति कर रहा है। समझा मेरी बात में? यस। जैसे तो ये होता है। तो ये शीतकाल में इनकी गति क्या हो जाती है? ठंडे। जब ये सर्दी पड़ती है तो इनकी गति क्या हो जाती है? तेज। लिखेगा जेट स्ट्रीम परिकल्पना, चारों बातें लिखो पॉइंट। चीन में भी चलती है ट्रेन, चीन की बुलेट ट्रेन। काम कर रहा है 600 किलोमीटर पर। वो तो ये वंदे भारत बन गई नहीं, भारत अभी 80-90 पर ही रहता। ले बड़ा मारो गाँव आगो, ले चैन खींचो। नहीं समझा मेरी बात? ये वहाँ चढ़ गए, वहाँ चढ़ गए, वहाँ उतर गए। दिल्ली रोड पर जाना है, चौंप आगो गाँव, ले चलो उतरो अंडी, ढाणी चढ़ बगल में। सारा यही करते हैं, खराब मामला। पढ़ लो, नहीं थारी जिंदगी में भी यही कबूतर बोलेला, सुनसान रहेगी जिंदगी।
लिख लिया है? बनो तो ई रिक्शा जितनी भी कोना थारी तो वो ही तेज चला था रसो। मैं तेरी फ्रेंड को बहुत समझदार समझता था, अभी मैं माइक में कर रहा हलो हलो तो कह रही हा लगा कतरी बोला जाए तो तेरी माँ उसी से। मैं तो मैं सो ये धारण कर रखा था कि बहुत सीधी है, बोलती नहीं है बापड़ी, एकदम जलेबी की जैसी सीधी है एकदम। लिख लिया क्या भाई? गुड। अब रुकाओ यूं। जेट स्ट्रीम का मतलब हो गया जो क्षोभ जो सीमा होती है उसके ऊपर चलने वाली तेज गति की हवाएं क्या कहलाती है? जेट स्ट्रीम। समझ गया मेरी बात? मुख्यतः कौन से समय चलती है ये? शीतकाल के अंदर इनकी गति और ज्यादा तेज हो जाती है। गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटे होती है? 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है ना? ये जो लड़ाकू विमान होते हैं उनको उड़ने में क्या करती है? सहायता करती है। हवा की गति से भी तेज उड़ते हैं वो तो। चलो साहब, अब ध्यान देना, कुछ बातों पर काम करेंगे अपन। ये देखिए साहब, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें आती हैं, ठीक है, और भारत में प्रवेश करती है। ये आती तो ऐसे हैं, चलती तो ऐसे है, लेकिन वो इस तरफ प्रवेश कर जाती है, भारत में मानसून पैदा करती है। लेकिन जेट स्ट्रीम पवनें पछवा जेट ऊपर की तरफ चलती, ठीक है, और बहुत स्पीड गति से, तेज गति से चलती हैं। और क्योंकि तेज ठंडे काल में तो क्या हो गया वहां पर? ठंडा मतलब क्या हो गया? हाई प्रेशर। और जो बिल्कुल गर्म रहेगा एरिया कैसा रहेगा? लो प्रेशर। क्योंकि 0 डिग्री है, सूर्य है, तो हमेशा क्या बनेगा? लो प्रेशर बनेगा। और ये पछवा जेट पवनें हमेशा ऐसे घूम जाती हैं। क्लियर? और जो कि सर्दियों के समय क्या पैदा करती हैं? बारिश। जो इधर की तरफ आ रही है, इधर बारिश होगी। जो ये पवनें जो ऊपर की तरफ, और ये जो आप ब्लैक कलर की जो देख रहे हैं, ये जो कर रही है ये ऊपर की तरफ उत्तर भारत में वर्षा कर रही है। राजस्थान में जिसे क्या कहते हैं? मावट। अरे क्या कहते हैं? ये जो जेट स्ट्रीम है, ये जेट स्ट्रीम कैसे पैदा होती है तो मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान देना इधर। ये तो है साहब तुम्हारा भारत, अच्छे से समझना बात को एक बार। और यहां पर है साहब अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। थोड़ा छोटा ही बना रहा हूं। और इसके ठीक ऊपर है भूमध्य सागर। क्या है? भूमध्य सागर। और यहां पर पछवा पवने यहां से, यानी कि यहां पर एक जेट स्ट्रीम की घटना होती है जिसे भूमध्य सागरीय चक्रवात की घटना बोलते हैं। यानी कि यहां पर इस प्रकार की ये पवने बनती हैं और ये ठंडी पवने आगे की तरफ बढ़ती हैं। क्लियर? प्रत्येक देशों के अंदर अब चलती चलती यहाँ ठंड पैदा करती है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान, फिर भारत की तरफ होती हुई आगे की तरफ बढ़ती है, चाइना वगैरह की तरफ। यहां पर जब यहां पर आती है तब यहां पर जम्मू कश्मीर, कौन सा एरिया, और साहब हिमाचल प्रदेश, यहां तो करती है स्नोफॉल। क्या करती है? स्नोफॉल को हिंदी में बोलते हैं हिमपात। क्या बोलते हैं? हिमपात। क्लियर? ओले नहीं, ओले अलग चीज हो गई। और ये है साहब पंजाब। क्या है? और ये है तुम्हारा कौन सा? राजस्थान। राजस्थान के अंदर ये वाला भाग जहां पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, इन क्षेत्रों में, अब नए नाम और आ गया, एक और आ गया अनूपगढ़। अनूपगढ़ इन क्षेत्रों के अंदर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, यहां पर इन क्षेत्रों के अंदर गेहूं की पैदावार का प्रतिशत ज्यादा है। फसल उगा रखी है रबी की फसल। कौन सी फसल? अगर पूछे कि भाई पछवा जेट पवने जो है वो किसके लिए? रबी की फसल के लिए बेहतरीन होती है। और रबी के अंदर भी पूछे तो साहब रबी के अंदर गेहूं की पैदावार, किसकी पैदावार?
गेहूं ऑप्शन में ना हो तो 2 नंबर पर कौन होगा? चना नहीं हो तो 3 नंबर पर, और नहीं हो तो फिर क्या होगा? सरसों। कोई दिक्कत? यस, सबसे ज्यादा गेहूं के लिए, और गेहूं के लिए बेहतरीन होने के कारण, खेती के लिए बेहतरीन होने के कारण इसको कहा जाता है गोल्डन ड्रॉप्स। क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स। और साहब राजस्थान में इसका स्थानीय नाम है। कैसा नाम है? इस समय चल रही होती है सर्दी, और सर्दियों के समय इसको कहा जाता है मावट। क्या कहते हैं? सबकी चर्चा होगी आगे। और यहां पर जो आपका अनूपगढ़ बीकानेर का जो इलाका है, चूरू नागौर का, यहां पर बोए जाते हैं चने। क्या बोए जाते हैं? फली वाली फसलें ज्यादा करते हैं। चना, मूंग, मोठ, ये सब ज्यादा उगाते हैं। उगाए जाने के कारण यहां पर फली वाली फसलें ज्यादा करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि इस जो मिट्टी है उपजाऊ तो है, लेकिन नमी धारण करने की क्षमता तो है, लेकिन सिंचाई की कमी है। और ये ऐसी फसल है जिनको ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। तो सिंचाई की आवश्यकता किसको है? गेहूं को। इसलिए देखना, खेतों के अंदर बारिश नहीं हुई तो खेतों के अंदर क्या किया जाता है? सिंचाई की जाती है, पड़ाव किया जाता है। करा जाए नहीं करा जाता? खेतों के अंदर जो है नोजल चलाए जाते हैं। खेतों के अंदर जो है क्या बोलते हैं, क्यारी बना करके पानी दोहरे से पहुंचाया जाता है। सिंचाई करना ठंड के दिनों में करते हैं नहीं करते हैं? यस। और गेहूं को रक्षा करने के लिए जैसे ये जितने भी हिरण की जो नस्ल है जिसको बोलते हैं रोजड़े, नीलगाय, हिरण की नस्ल है साहब। किसकी नस्ल है? ये सब वाइल्ड हिरण है। हिरण हमेशा वाइल्ड ही होता है, जंगली होता है। तो ये जंगली जानवरों से, इस फसल की, शाकाहारी पशुओं से रक्षा करने के लिए हम लोग चारों तरफ तारबंदी करते हैं। सबने खाते में तार खींचे होंगे। हम एक झोपड़ी बनाते हैं ऊपर मचान के ऊपर, ताकि रात के समय जो है बैटरी लेकर के और इनकी गेहूं के पूरे खेत की क्या कर सके? रक्षा कर सके। क्योंकि ये खाते कम और बिगाड़ते ज्यादा है। बात समझ में आएगी मेरी बात? यस। इसलिए या फिर जो लोग ये खेतों में नहीं सो सकते तो वो लोग फिरवाड़े होते हैं, जो एक विशेष प्रकार की जनजाति होती है जो बंदूक रखती है और जो है इसके खेतों के यहाँ पर रोजड़ों से क्या करती है? रक्षा करती है। उनको क्या बोलते हैं? बावरिया जनजाति होगी, बावरिया। यस। तो ये सारी चीजें ऐसा होता है। तो ये जो है ये सब हवा करने का जो कारण है, ये बारिश आ रही है, सब किसके जा रहे हैं? और ये पछुआ जेट स्ट्रीम। पछुआ नाम क्यों दिया? क्योंकि किस दिशा से आ रही है? पश्चिम से। अरे किससे आ रही है? इसलिए पछुआ हो गया। जेट स्ट्रीम परिकल्पना के अनुसार मानसून की उत्पत्ति धरातलीय जलवायु दशाओं क्षोभ मंडल में वायु प्रवाह के महत्वपूर्ण माना गया है। उच्च स्तरीय वायु संचरण वगैरह जहां पर तीव्र धारा चलती है वो सेम बात बताइए, जेट स्ट्रीम माना जाता है। जेट स्ट्रीम कहां चल रही है? हिमालय व तिब्बत क्षेत्र में उच्च वायु संचरण ऊपर की तरफ है या नहीं है? उच्च का मतलब जो ये ऊपर की तरफ, तो ये वाला जो एरिया है ये आपका हिमालय है, और आगे कौन सा है? तिब्बत। वहां पर जो है ये। फिर आगे जो ज्योग्राफर्स थे भारत के, कोटेश्वर, रामामूर्ति यूरोप का, हैमिल्टन, रामास्वामी दक्षिण भारत का, तमिलनाडु का, और पंत, ये हमारे जो पंत थे ये भी भारत के हैं। फ्लॉन जो कि जर्मन का, अभी आया था नाम। यस। इन आदि वैज्ञानिकों ने क्षोभ मंडल में चलने वाली जेट स्ट्रीम का मानसून से क्या बताया है? संबंध बताया है। जाहिर सी बात है, इन्हीं के कारण क्या पैदा होता है? मानसून। ठीक है। जेट स्ट्रीम किसकी तरफ प्रवाहित होती है? पश्चिम से पूर्व। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, जेट स्ट्रीम प्रवाहित होती है पश्चिम से पूर्व। और इसको याद करने के लिए सिर्फ जेट स्ट्रीम ही क्यों याद करें? पूरा नाम लेंगे जो मैंने डायग्राम में लिख रखा है, जेट स्ट्रीम नहीं, पूरा नाम लेंगे पछुआ जेट स्ट्रीम, तो तुरंत आंसर हो जाएगा। पछुआ का मतलब पश्चिम से। क्लियर? यस। ये सारी वो बातें हैं जो ऋतुओं को शुरू करने से पहले समझना योग्य है। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इन तरीकों से, और प्रश्न देखना आप बहुत इजीली हल कर पाएंगे। प्रत्येक का मैं बहुत अच्छे से मतलब आपको डिस्क्राइब करूंगा। आपको बिल्कुल कतई टेंशन नहीं। कई लोगों को समझ भी नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है ये, कोई टेंशन। पहली बार जिंदगी में कोई भी चीज होती है वो कम समझ में आती है, धीरे 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 दिमाग में फिट बैठती है जब उनका प्रैक्टिस हम करते हैं। अरे बात समझ में आ रही है क्या आपको? यस। तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। एक बात और, इसके मार्ग में मौसम के अनुसार थोड़ा परिवर्तन होता है। ग्रीष्म ऋतु में इसका संपूर्ण प्रभाव किस पे होता है? तिब्बत के पठार में। और उत्तर में शीत ऋतु में ITCZ के कारण किसकी ओर खिसक जाता है? दक्षिण की ओर। तो जेट स्ट्रीम का प्रभाव दक्षिण की ओर होता है। तिब्बत के पठार के कारण यह दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक तो शाखा तिब्बत के पठार में और दूसरी शाखा दक्षिण भारत की ओर। ये देखो साहब डायग्राम, एक शाखा तिब्बत की ओर, एक शाखा किसकी ओर? तिब्बत की ओर, और नीचे एक शाखा क्या हो गई? दक्षिण भारत की तरफ। नेक्स्ट,
दो भागों में। शीत ऋतु में जेट स्ट्रीम दक्षिण की ओर खिसकने के कारण तिब्बत के पठार की स्थिति कारण जेट स्ट्रीम दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इसकी उत्तरी शाखा तिब्बत के पठार में उत्तर में चलती है तथा यह शाखा अपेक्षाकृत क्षीण होती है, यानी हल्की होती है। दूसरी शाखा तिब्बत के पठार के किस में चलती है? दक्षिण की ओर। और ये किस में आती है? भारत के अंदर। अरे किस में आती है? भारत के कारण आती है। नेक्स्ट आ गई बात उसकी, दक्षिण में चलती है, दूसरे तिब्बत के पठार दक्षिण में। भारत में उत्तर पश्चिम से आने वाली चक्रवाती विक्षोभ के कारण जेट स्ट्रीम क्या है? धारा। जो उत्तर पश्चिम में जो चक्रवात आ रहा है, यानी कि जो सर्दियों के समय जो बारिश हो रही है, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण कौन सी धारा है? जेट स्ट्रीम धारा। अरे समझ गए मेरी बात? यस। सूर्य उत्तरायण होता है तब भी होता है। अब कुछ हवाएं और नीचे की तरफ जो चलती है, जेट स्ट्रीम तो ऊपर की तरफ चलेगी, और कुछ हवाएं जैसे नाम सुना आपने अल नीनो और ला नीनो। अरे अल नीनो और ला नीनो। पहले जेट स्ट्रीम की दो चार लाइनें लिख लेते हैं, नहीं तो फिर ये तो हो गया था। ये कैसी होती है इनका मैंने परिचय दे दिया आपको। भारत में क्या करती है इसके बारे में लिखना। जेट स्ट्रीम हिमालय व तिब्बत क्षेत्र में, लिखेगा, जेट स्ट्रीम हिमालय व तिब्बत क्षेत्र में वायु संचरण का जेट स्ट्रीम हिमालय व तिब्बत क्षेत्र में वायु संचरण का प्रमुख अंग है। प्रमुख क्या है? अंग। लिख लिया? नेक्स्ट, जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तिब्बत के पठार के कारण, तिब्बत के पठार के कारण ध्यान देना, यहां पर एक पठार पड़ता है जिसका नाम है तिब्बत का पठार। किसका पठार? ऊपर। अब जैसे इससे टकराती है तो एक शाखा तो चलेगी इधर की तरफ हवाएं, एक तो चलेगी साहब इधर की तरफ, और दूसरी साहब किधर चलेगी? इधर की, क्योंकि यहां पर हिमालय वगैरह भी आता है तो इसके साथ साथ ही नीचे की तरफ मुड़ती है। मेरी बात समझ गए क्या? इससे टकराने के कारण कितने भागों में होगी? दो भाग। अरे जब हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही नीचे की तरफ नीलगिरी से टकराने के बाद में कितने भागों में हो गया? दो भागों में, एक अरब सागर का और एक बंगाल की खाड़ी का। था तो एक ही पूरा, जिसका नाम था दक्षिणी पश्चिमी मानसून। देखो वो चीज मैंने पढ़ाई नहीं, उसके बावजूद भी आपको दिमाग में फिट बैठ रही है, क्योंकि जब नीलगिरी पढ़ा रहा था तभी मैंने ये बात बताई थी। बताई थी नहीं बताई थी? नेक्स्ट, तिब्बत के पठार के कारण ये दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। तिब्बत के पठार के कारण यह दो शाखाओं में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है, विभक्त हो जाती है। एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में, एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में तथा दूसरी शाखा उसके दक्षिण में। और दक्षिण में कौन सा देश है? वेरी गुड, दक्षिण में भारत की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण में किसकी ओर? भारत की ओर प्रवाहित होती है। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत? अरे दिक्कत है क्या? जेट स्ट्रीम भूमध्य सागर की तरफ से बढ़ रही थी, इधर की तरफ आती है, पश्चिमा पवनों के साथ में आती है, तेज गति से चलती है। पश्चिमा पवनों का ही नया एक नाम है, उसको क्या बोल दिया? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम इसलिए बोला क्योंकि हवा की गति, इसकी ये जो गति होती है इसकी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ओके चलिए,
भारत में उत्तर पश्चिम ध्यान देना, मैंने बोला भारत में उत्तर, ये भारत का उत्तरी इलाका और ये कौन सा इलाका, पश्चिमी, तो क्या हुआ उत्तर पश्चिम। चक्रवाती हवाएं आ रही है, चक्रवाती विक्षोभ का कारण क्या है, जैसे से विक्षोभ, चक्रवात का विक्षोभ का मतलब हो गया कि तेज वाली बारिश, और किसके समय, सर्दियों के समय। और सर्दियों के समय क्यों हो रही है कि ये पवनों की पेटियां दक्षिण की ओर खिसकने के कारण जेट स्ट्रीम का दक्षिणी प्रवाह हो जाता है, जो कि उत्तर अक्षांश के मध्य होता है, जिसके कारण दक्षिणी शाखा शरदकालीन मानसून को उत्पन्न करती है। किसको मानसून को, दक्षिणी शाखा का मतलब हो गया, एक तो होगी उत्तरी शाखा जो अभी लिखवाई, और एक दक्षिणी। सर्दियों का मौसम रहता है, इसलिए जो है कैसा, शरदकालीन मानसून। ओके, यस, नहीं शीतलहर नहीं, मावठ। शीतलहर तो अलग चीज होगी, शीतलहर तो HP to LP की तरफ ऊपर से, ये मावठ। विक्षोभ के कारण जेट स्ट्रीम धारा का ये होता है, लिख लो, लिख लिया क्या, यस। यह शीतकालीन वर्षा, यह शीतकालीन वर्षा डैश करके लिखना, मावठ को जन्म देती है। शीतकालीन वर्षा अर्थात मावठ को क्या देती है, जन्म देती है। कौन, जेट स्ट्रीम, पछवा जेट स्ट्रीम धाराएं, चक्रवाती हवाएं। अब बताओ किसी को दिक्कत नहीं साहब। अब आगे चलने दो, यहां बहुत है आज के लिए है। तूने तो कभी आज तक बोला ही नहीं कि सर और पढ़ाओ, तू तो बहुत दुखी रहती है तेरे जीवन में, पता नहीं तेरे क्या चलता रहता है दिमाग में। लिख ले चुपचाप, अल नीनो ला नीनो परिकल्पना, अल नीनो ला नीनो परिकल्पना। लिख लिया, ठीक है, और बाकी बातें करेंगे अपन कल। धन्यवाद। क्यों, नहीं काम तो नहीं है मेरे को कुछ भी, मैं तो वैसे ही जा रहा हूँ, तुम लोग बोले बोले जाओ, कई बोलने पीछे जाओ, कल पढ़ाऊंगा मैं, ये सॉरी कल तो मुश्किल ही आऊंगा मैं, हैं तेरे से कोई बातचीत नहीं करूंगा किसी मैटर में, क्योंकि तो फिर तू मखौल उड़ाती है, मेरा मजाक उड़ाती है पूरी क्लास, मेरी बेइज्जती करती है क्लास में। पता मेरी इतनी इज्जत है मार्केट में, लेकिन तू मेरी पूरी इज्जत का है, जब पेड़ मेल दूंगा नहीं पढ़ाऊँ। आई बड़ी बन रही सियाणी, देख कतरी सफाई दे रही है, पढ़ाओ। अभी एक कोचिंग को मैंने टाटा बाय बाय बोला आज,